नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक एक साल पहले चैट जीपीटी पब्लिक के सामने लॉन्च हुआ था और इस एक साल में इसने लिटरली दुनिया बदल कर रख दी। चैट जीपीटी लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इस हद तक पावरफुल हो सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी ओपन एआई और इस कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन एआई रेवोल्यूशन के नए चेहरों की तरह उभर कर आए। My belief is that all repetitive human work, that will all be done in the next couple of decades, better, cheaper, faster by AI. लेकिन आज से कुछ दिन पहले इस कंपनी में कुछ बहुत अजीबोगरीब चीजें होती हैं। अचानक से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सैम ऑल्टमैन को फायर कर देते हैं। कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हल्ला मचा देते हैं इस खबर को सुनकर। धमकियां दी जाती हैं कि ढेरों लोग अपनी जॉब से रिजाइन कर देंगे। अगले 4 दिन में 3 बार सीईओज की अदला बदली होती है ओपन एआई में। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे कारण बताया जाता है एक मिस्टीरियस एआई को, क्यू स्टार। सही सुना आपने, सैम ऑल्टमैन को फायर किए जाने से कुछ दिन पहले कंपनी में काम करने वाले रिसर्चर्स ने एक चिट्ठी लिखी थी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इस चिट्ठी में एक वार्निंग दी गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि कंपनी ने एक बेहद ताकतवर एआई का आविष्कार कर लिया है। एक ऐसा एआई जो इंसानियत को खतरे में डाल सकता है। एक ऐसा एआई जो ना सिर्फ बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बल्कि कुछ हद तक फ्यूचर इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। इस एआई को कंपनी ने इंटरनली नाम दे रखा है क्यू स्टार। आइए समझते हैं इस वीडियो में इस पूरे रहस्य को गहराई से। Why should we trust you? You shouldn't. This morning, a blockbuster shakeup in the world of artificial intelligence. Sam Altman, the co-founder of OpenAI, being forced out by the board. Altman once chose Microsoft, and he chose Microsoft again. Yet another twist in the Sam Altman saga at OpenAI. इस साल टॉम क्रूज की एक नई मिशन इम्पॉसिबल फिल्म आई थी, डेड रेकनिंग पार्ट 1। अगर आपको याद हो दोस्तों, इस फिल्म में जो मेन विलन था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर था। The entity, it knows your every secret. फिल्म ने इस एआई को नाम दिया था एंटिटी, और ये एआई इतना पावरफुल दिखाया गया था कि ये हर समय हर वक्त मौजूद होता था और ये इंसानों को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर सकता था। मैथमेटिकली अपनी मास सर्वेलेंस की मदद से ये फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता था। और फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का मतलब ये नहीं कि ये बताना कि अगले 10 साल 15 साल में क्या होगा, बल्कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगले 1 दिन या अगले 1 हफ्ते में बताना कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन का फ्यूचर आउटकम क्या निकलेगा। ये एआई सिर्फ 2-3 कामों में अच्छा नहीं था, बल्कि ऑलमोस्ट हर काम ये इंसानों से बेहतर कर पाता था। इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को असल जिंदगी में एक नाम दिया जाता है दोस्तों, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI, a computer system that can do any job or any task that a human does, but only better. आज के दिन जो फेमस एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी जैसे लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स या फिर मिड जर्नी जैसे जेनरेटिव एआई टूल्स, इन सबको वीक एआई की कैटेगरी में डाला जाता है। यानी ये कमजोर एआई सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिक कामों में अच्छे हैं। जिन काम के लिए इन्हें बनाया गया है वो काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, इंसानों से बेहतर करते हैं, लेकिन सिर्फ वही कामों में इनकी स्पेशलाइजेशन है। AGI जैसा अगर कोई स्ट्रॉन्ग एआई एग्जिस्ट करेगा तो वो बहुत सारी अलग अलग चीजों में इंसानों से बेहतर काम कर पाएगा एक ही बारी में। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एआई एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। ओपन एआई कंपनी की साल 2015 में स्थापना करी गई थी एक नॉन प्रॉफिट के तौर पर, और इस कंपनी को बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद था, एक ऐसा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाना, AGI बनाना जो इंसानियत को बेनिफिट पहुंचाए। आज भी आप इस कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो इन्होंने अपना मिशन साफ शब्दों में लिखा है, टू इंश्योर दैट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। इस कंपनी को बनाने के पीछे कई बड़े टेक एंटरप्रेन्योर्स का हाथ था, जिनमें सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क का भी नाम आता है। टोटल में करीब 10 को फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिनमें अभी के जो चीफ साइंटिस्ट हैं इलिया सट्स्केवर और प्रेसिडेंट हैं ओपन एआई के ग्रेग ब्रॉकमैन, ये भी इंक्लूडेड थे। इन दोनों नामों को याद रखना यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सभी को फाउंडर्स ने मिलाकर टोटल में $1 बिलियन प्लेज किए थे ओपन एआई को। साल 2019 कंपनी फॉर्मेशन के करीब 4 साल बाद सैम ऑल्टमैन CEO बनते हैं ओपन एआई के, और इससे करीब 4 साल बाद 17 नवंबर 2023 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अचानक से एक दिन फायर कर देते हैं सैम को। ऐसी बड़ी कंपनीज में, अगर आप नहीं जानते दोस्तों, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिनके पास ज्यादातर केसेस में पावर होती है कि वो CEO को फायर कर सके और हायर कर सके।
रूल्स के अनुसार ये एक नॉर्मल चीज है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतनी पावर होना। ओपन एआई के इस बोर्ड में 6 मेंबर्स थे। 3 के नाम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक सैम खुद थे, दूसरे इलिया, तीसरे ग्रेग और बाकी 3 इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव्स थे। एक कोरा के सीईओ थे एडम, एक टेक एंटरप्रेन्योर ताशा मैकॉली और एक हेलेन टोनर। किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए मेजॉरिटी वोटिंग चाहिए और ऑब्वियस सी बात है सैम खुद को तो फायर करेंगे नहीं, तो बचे सिर्फ 5 लोग। दूसरी चीज यहां पर यह है कि सैम को फायर करने के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ग्रेग को भी बोर्ड से निकाल दिया, तो ग्रेग ने भी सैम के खिलाफ वोट नहीं किया होगा। बचे 4 लोग, इलिया, एडम, ताशा और हेलन। ये वो 4 लोग थे जिन्होंने सैम को एक गूगल मीट कॉल के जरिए इन्फॉर्म किया कि उन्हें फायर किया जा रहा है। क्या कारण था फायर करने के पीछे? पब्लिकली ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। बोर्ड ने कहा कि सैम जो बातचीत करते थे हमारे साथ वो खुलकर नहीं करते थे, उनका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था, ये इशारा करते हुए कि वो कुछ चीजें छुपा रहे थे हमसे। कंपनी से निकाले जाने के बाद ना तो सैम ने ना ही ग्रेग ने कोई स्टेटमेंट दी कि उन्हें क्यों निकाला गया। उन्होंने बस ट्विटर पर जाकर लोगों को कहा कि वो बड़े डिसअपॉइंटेड फील करते हैं इसके बारे में। ये फैसला टेक की दुनिया में बहुत शॉकिंग था। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल सीईओ को 4 बोर्ड मेंबर्स मिलके कंपनी से बाहर निकाल दे अचानक से? क्या असली कारण था जो दुनिया से छुपाया जा रहा था? मैंने आपको शुरू में बताया था कि ओपन एआई को एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर फाउंड किया गया था। ये चीज बड़ी अनोखी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलिकॉन वैली में जितनी भी और पॉपुलर कंपनीज हैं वो सब फॉर प्रॉफिट हैं। फेसबुक, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सभी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, अपनी सर्विसेज बेचती हैं पैसे कमाने के लिए और इनका मेन मकसद यहां पर पैसा कमाना है। लेकिन ओपन एआई का मेन मकसद था इंसानों के बेनिफिट के लिए एक एजीआई बनाना। ये एक रिसर्च फैसिलिटी ज्यादा थी। ओपन एआई के चार्टर में यह तक लिखा गया था कि कंपनी की ड्यूटी ह्यूमैनिटी की ओर है, ना कि इन्वेस्टर्स की ओर, ना ही एम्प्लॉयज की ओर। लेकिन ये नॉन प्रॉफिट वाला मॉडल अफसोस ज्यादा दिन तक चला नहीं। 2019 जिस साल सैम ऑल्टमैन सीईओ बने ओपन एआई के, उसी साल ओपन एआई ने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई अपनी। इस सब्सिडरी कंपनी को फॉर प्रॉफिट रखा गया। इसका नाम ओपन एआई ग्लोबल LLC और ये सब्सिडरी कंपनी कैप्ड प्रॉफिट्स के मॉडल पर काम करती है। कैप्ड मतलब एक लिमिट तक प्रॉफिट कमाया जाएगा। ये लिमिट है 100 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इन्वेस्टर्स इस फॉर प्रॉफिट कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे उन्हें मैक्सिमम 100 टाइम्स रिटर्न मिल सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट का, और अगर उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है ये कंपनी तो वो सारा प्रॉफिट इस नॉन प्रॉफिट मेन कंपनी में चले जाएगा। OpenAI was actually started and it was meant to be open source. I named it OpenAI after open source. It is in fact closed source, super closed. It should be renamed super closed source for maximum profit AI. 2019 में इस फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी को अपनी पहली और सबसे बड़ी फंडिंग मिलती है माइक्रोसॉफ्ट से। $1 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करता है इसमें। लेकिन अगले 4 सालों में जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई इस कंपनी की, टोटल में $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स ये सब्सिडरी कंपनी रेज कर चुकी है। आज के दिन बताया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास 49% स्टेक है ओपन एआई की फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी का। माइक्रोसॉफ्ट की बात आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले यह भी समझना जरूरी है कि जब ये फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी बनाई गई तो यह भी कहा गया कि इस कंपनी का जो कंट्रोल है वो अभी भी नॉन प्रॉफिट ओपन एआई मेन कंपनी के पास रहेगा। लेकिन इन सारी कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट से एक बहुत बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ, आखिर कितना काम फॉर प्रॉफिट किया जाए और कितना काम नॉन प्रॉफिट रखा जाए। और जब इस एजीआई का आविष्कार किया जाएगा तो इस एजीआई को किस हद तक फॉर प्रॉफिट रखा जाए, किस हद तक नॉन प्रॉफिट रखा जाए। अगर सब चीजें फॉर प्रॉफिट बन गई तो एक बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है इसका दुनिया पर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फेसबुक ही है। फेसबुक के एल्गोरिथम्स ने हर चीज को सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ऑप्टिमाइज किया, फिर चाहे लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, लोगों को एडिक्शन हो, लोग हेट स्पीच फैलाएं प्लेटफॉर्म पर, चाहे दुनिया में दंगे ही क्यों ना हो जाए इसको लेकर। Facebook in India has been selective in curbing hate speech, misinformation and inflammatory posts. This is according to leaked documents obtained by the Associated Press. इन्हीं सब चीजों को एक्सपोज करते हुए 2 साल पहले एक फेसबुक पेपर्स का खुलासा हुआ था जिसकी बात मैंने इस वीडियो में करी थी। यही डर कुछ लोगों को एआई को लेकर भी है। सैम को फायर किए जाने से पहले ओपन एआई में काम करने वाले कुछ रिसर्चर्स ने इनसाइडर्स के अनुसार एक चिट्ठी लिखी थी ओपन एआई के बोर्ड को। इसमें लिखा गया था कि जो क्यू स्टार एआई ये डेवलप कर रहे हैं वो एजीआई के करीब पहुंचने में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है और क्यू स्टार की इसी पोटेंशियल को लेकर इन्हें चिंता है।
इस क्यू स्टार की मदद से एग्जैक्टली क्या क्या करना पॉसिबल है, ये बात तो सिर्फ कंपनी में काम करने वाले रिसर्चर्स और एम्प्लॉयज ही जानते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात करी जाए तो क्यू स्टार एआई के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की फील्ड में। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? ये बेसिकली एआई को ट्रेन कराने का एक तरीका है। बार बार एआई को ह्यूमन फीडबैक दिया जाए ताकि एआई सीखता रहे, अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर समझता रहे और धीरे धीरे बेहतर डिसीजंस लेता रहे। आप में से जिन लोगों ने मेरा चैट जीपीटी वाला कोर्स कंप्लीट किया है वो लोग जानते होंगे इसके बारे में, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए बता दूं, मैंने एक पूरा 4.5 घंटे का कोर्स बनाया चैट जीपीटी के ऊपर, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे आप एआई का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। 6 चैप्टर्स हैं कोर्स में। पहले चैप्टर में मैंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसी टेक्निक्स के बेसिक्स समझाए हैं। दूसरे चैप्टर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, टोकन्स और चैट जीपीटी के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है उसे समझाया है। लेकिन ये तीसरे चैप्टर से आप रियलाइज करोगे कि ये तो एक ऐसा टूल है जिसे हर दिन इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्स की पढ़ाई करनी है, 2 से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट तरीके से पढ़ाई हो सकती है। मोटिवेशन चाहिए, यहां से मिल सकता है। किसी भी चीज में एडवाइस चाहिए, चैट जीपीटी दे सकता है। 4th चैप्टर डेली लाइफ यूजेस पर फोकस करता है, जैसे कि अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, उसके लिए ट्रैवल प्लानिंग करनी है, तो ट्रैवल एजेंट पर पैसे बर्बाद करना बंद कीजिए। ये सारा काम ट्रैवल एजेंट का चैट जीपीटी आपके लिए फ्री में करके दे सकता है। फूड और डाइट की प्लानिंग ये भी काम करके दे सकता है। 5th चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि वो बिजनेस ओनर्स पर फोकस करता है। जैसे आप अपने बिजनेस में सेल्स बढ़ाने के लिए, कस्टमर फीडबैक हैंडल करने के लिए, बिजनेस की मार्केटिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि मैं खुद भी डेली चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूं और मेरी प्रोडक्टिविटी इससे कितनी बढ़ गई है आप यकीन नहीं करोगे। और ये पूरा कोर्स जो है ये 1 टाइम परचेज है, लाइफ टाइम आप इन वीडियोस को कभी भी देख सकते हो। और एक और अच्छी खबर देना चाहूंगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इंप्रूव हो रही है, आने वाले महीनों में मैं फ्री अपडेट्स ऐड करूंगा इस कोर्स पर। आप में से जो लोग इस कोर्स को ऑलरेडी खरीद चुके हैं, 2 महीने बाद जाकर चेक करना, नए लेसन्स आ जाएंगे इस कोर्स में। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए लिंक इस QR कोड में है, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए AGI40 40% ऑफ पाने के लिए। यह आप में से पहले 400 लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, तो जाकर चेक करके देख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आपको ये बहुत यूजफुल लगेगा। अब क्यू स्टार पर वापस आए तो क्यू स्टार एक क्यू वैल्यू फंक्शन से नाम आता है। ये फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, Q ब्रैकेट S, A। S का मतलब है स्टेट और A का मतलब है एक्शन। क्यू स्टार एक ऐसा फंक्शन है जो सबसे ऑप्टिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आप चेस खेल रहे हो, आपका सिपाही चेस बोर्ड में किसी एक स्क्वायर पर, किसी एक पोजीशन पर खड़ा हुआ है, तो जहां वो खड़ा है उसे स्टेट S कहा जाएगा। जो अगली मूव आप चेस में चलना चाहते हो उसे एक्शन A कहा जाएगा। इसका क्यू वैल्यू फंक्शन जो है वो सारे पॉसिबल सिनेरियोस को प्रिडिक्ट करेगा कि आप जब कोई मूव चलोगे तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है। इसकी एनालिसिस करके एक बेस्ट पॉसिबल मूव बताई जाएगी आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। इस क्यू वैल्यू फंक्शन से निकली ये बेस्ट और सबसे ऑप्टिमल मूव को ही मैथ्स की भाषा में क्यू स्टार बोलते हैं। यानी इस चेस के गेम में बेस्ट मूव कौन सी है किसी भी सिचुएशन में आपके चलने के लिए। अब चेस बोर्ड का तो मैंने यहां पर सिर्फ एक एग्जांपल लिया था, लेकिन सोचकर देखो अगर यही चीज दुनिया में किसी भी चीज के लिए करी जा सके। जैसे कि अगर आप हाईवे पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और एआई आसपास मौजूद सभी गाड़ियों की स्पीड्स प्रिडिक्ट कर सके, उनके ड्राइविंग स्टाइल्स देख सके, एक एनालिसिस कर सके कि पोटेंशियली वो सारी गाड़ियां कैसे जाएंगी अगले 1-2 सेकंड में, और उसके बेसिस पे आपको बेस्ट पॉसिबल ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन दे सके। या फिर किसी इलेक्शन से पहले क्यू स्टार एआई हर पॉसिबल सिनेरियो का एक एनालिसिस कर सके और इलेक्शन के रिजल्ट्स प्रिडिक्ट कर पाए। तो अगर ऐसी काबिलियत ओपन एआई के इस रहस्य में क्यू स्टार एआई में है तो वो काफी हद तक फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। जो मिशन इंपॉसिबल की फिल्म में दिखाया था शायद वही चीज करी जा सकती है, इंसानों के थॉट पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करना, किसी भी मूवमेंट में सारे पॉसिबल डिसीजंस की एनालिसिस करना, ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाना कि कोई इंसान किसी सिचुएशन में कैसे फैसले लेगा। बिजनेस डील से लेकर पॉलिटिकल मूव्स तक सबको इन्फ्लुएंस करने की क्षमता हो सकती है इस क्यू स्टार के पास। ये चीजें कुछ हद तक इंसान भी कर पाते हैं, लेकिन एजीआई इंसानों से भी नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, क्योंकि इंसानों के अपने बायसेस होते हैं, इंसान इमोशनल होते हैं, उन इमोशंस के बेसिस पे अपने फैसले लेते हैं। लेकिन एआई यहां पर अपनी प्रिडिक्शंस करेगा सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के बेसिस पर। एक चेस के गेम में सारी पॉसिबल मूव्स की एनालिसिस करने के बाद आपको सबसे ऑप्टिमल मूव बताई जाए, ये एआई सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे पाएगा। अभी का चैट जीपीटी राइटिंग और लैंग्वेज ट्रांसलेशन बड़े अच्छे से कर पाता है नेक्स्ट वर्ड्स प्रिडिक्ट करके, लेकिन अगर क्यू वैल्यू लर्निंग इस एआई में डाली जाएगी
तो सवालों के जवाब हमें सबसे ऑप्टिमल तरीके से मिलेंगे। किसी भी सवाल का सबसे ऑप्टिमल जवाब हमें मिलेगा। ये सिर्फ कुछ अंदाजा है जो हम लगा सकते हैं इस मिस्टीरियस क्यू स्टार एआई को लेकर, लेकिन असलियत में सिर्फ ओपन एआई में काम करने वाले लोग ही जानते हैं कि कितना प्रोग्रेस यहां पर हुआ है और वो एजीआई के कितने करीब है। जिन लोगों ने खतरे की घंटी बजाई थी क्यू स्टार को लेकर, उन लोगों का डर यही था कि कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं इससे नुकसान जो होगा इंसानियत को वो ज्यादा तो नहीं फायदे के कंपैरिजन में। इवन दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बड़ा वेग सा रीजन दिया था सैम को फायर करने का, एक्चुअल रीजन यहां पर दो अलग अलग विचारधारा थी। ओपन एआई के अंदर एक विचारधारा है फॉर प्रॉफिट की, जो कमर्शियलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी इस नॉन प्रॉफिट ग्रुप की विचारधारा है जिन्हें ज्यादा डर है इस टेक्नोलॉजी को लेकर। दोनों में से कौन सी साइड यहां पर सही है, यह अपने आप में एक डिबेट का मुद्दा है। जो लोग फॉर प्रॉफिट वाली साइड को फेवर करते हैं उनका कहना है कि अगर हमें और बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी, इन्वेस्टर का पैसा चाहिए होगा, जिसके बिना ये करना पॉसिबल ही नहीं होगा। और जो लोग नॉन प्रॉफिट की साइड पर हैं उनका कहना है कि प्रॉफिट की जो आइडियोलॉजी है वो हमारी ओरिजिनल विचारधारा को खत्म कर सकती है और एक बड़ा खतरा बन सकती है इंसानियत के लिए। इस पूरी कंट्रोवर्सी के शुरू होने से कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने 10 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, आपको किस पर ज्यादा भरोसा है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी से आए या फिर एक फॉर प्रॉफिट कंपनी से आए जिसे सिर्फ एक इंसान के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। यहां पर यह इनडायरेक्टली इशारा कर रहे थे मार्क जकरबर्ग पर। लेकिन ओपन एआई में खुद दोनों साइड्स के बीच में ये जो बैलेंस था ये काफी टाइम से बिगड़ते जा रहा था। फरवरी 2023 में पहली बार चैट जीपीटी का पेड वर्जन निकाला गया, चैट जीपीटी प्लस। अगले महीने 1 मार्च को एक एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लॉन्च किया गया ताकि बाकी और कंपनीज चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर सकें। इसके बाद 14 मार्च को GPT-4 का लॉन्च किया जाता है। एम्प्लॉयज का कहना था कि ये जो हाइपर कमर्शियलाइजेशन पिछले कुछ महीनों में देखी गई ओपन एआई की तरफ से, इसकी वजह से एक दरार बनती गई इन दोनों साइड्स के बीच में। चैट जीपीटी के रिलीज होने के बाद यहां पर एक क्लियर रास्ता दिख रहा था रेवेन्यू और प्रॉफिट का। हम एक आइडियलिस्टिक रिसर्च लैब बनकर नहीं रह सकते थे, हमारे कस्टमर्स थे और उन कस्टमर्स को सर्व करना जरूरी था। अक्टूबर 2023 में ओपन एआई अपना पावरफुल इमेज जनरेटर DALL-E 3 लॉन्च करता है। इसे चैट जीपीटी के पेड वर्जन्स के साथ कंबाइन किया जाता है और इसके बाद 6 नवंबर को होती है कंपनी की पहली डेवलपर कॉन्फ्रेंस। Welcome to our first ever OpenAI Dev Day. Today, we've got about 2 million developers building on our API for a wide variety of use cases, doing amazing stuff. इस कॉन्फ्रेंस में सैम एक प्रेजेंटेशन देते हैं जनता के सामने, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कोई एप्पल या गूगल की प्रेजेंटेशन हो। यहाँ बताया जाता है कि अब चैट जीपीटी के कस्टम बिल्ड मॉडल भी बना सकते हैं आप। इन्हें नाम दिया जाता है जीपीटीज, कि अब एक चैट जीपीटी नहीं बल्कि कस्टमाइज्ड ढेर सारे अलग अलग जीपीटीज हैं। इन सब की डिटेल में बात कोर्स के अपडेट में करेंगे, लेकिन यहां पर हो क्या रहा था, जैसे जैसे कमर्शियलाइजेशन बढ़ रही थी, एक साइड थी सैम और प्रेसिडेंट ग्रेग की जो इस कमर्शियलाइजेशन को इनकरेज कर रहे थे, लेकिन दूसरी साइड थी चीफ साइंटिस्ट इलिया की जो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे इससे। इलिया एआई सेफ्टी को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो चुके थे। उन्होंने एक टाइम पर अपने एम्प्लॉयज को कहा था कि इन्हें डर है कि एजीआई सिस्टम्स इंसानों को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से इंसान आज के दिन जानवरों को ट्रीट करते हैं। इलिया के अनुसार एजीआई ज्यादा दूर नहीं है, हमें आने वाले सालों में एजीआई बहुत जल्द देखने को मिलेगा और हम सबको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। More and more people see what AI can do and where it is headed towards, then it will become clear how much trepidation is appropriate. जुलाई के महीने में OpenAI अनाउंस करता है कि इनकी एक नई सुपर अलाइनमेंट टीम बनाई जाएगी जो AI सेफ्टी टेक्निक्स पर फोकस करेगी। इस टीम को लीड करने वाले खुद इलिया। कंपनी डिसाइड करती है कि करीब 20% कंप्यूटर चिप्स जो कंपनी के पास अभी हैं उन्हें सिर्फ इस काम के लिए डेडिकेट किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पर फोकस करते हुए एआई से रिलेटेड। अगस्त सितंबर तक आते आते ये चीज काफी क्लियर हो चुकी थी कि कंपनी के अंदर दो अलग अलग ग्रुप्स बढ़ चुके थे जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में काम कर रहे थे। सैम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट कौन सी नई बड़ी चीज लॉन्च करी जाएगी, GPT-4 के बाद GPT-5 की बातें कर रहे थे वो। दूसरी तरफ इलिया यहाँ पर फोकस कर रहे थे कि कैसे कंपनी में एआई सेफ्टी को बढ़ाया जा सके, कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। सैम फोकस कर रहे थे कि कैसे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट रेज करी जा सकती है ताकि हमारी स्पीड बढ़ सके। इस सब का नतीजा ये हुआ कि बाकी जो 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ओपन एआई के, वो इलिया की साइड ज्यादा थे। जब उन्हें चिट्ठी मिली कि एक बहुत ही पावरफुल क्यू स्टार का आविष्कार हो गया है तो उन्होंने समझा कि फॉर प्रॉफिट वाला जो सेक्शन है उसे कंपनी से बाहर निकालना ही फायदेमंद होगा।
सैम को फायर करने के बाद बोर्ड अनाउंस करता है कि नई सीईओ कंपनी की बनेंगी मीरा मुराटी। ये इंटरिम सीईओ के तौर पर काम करेंगी और ये बात थी 17 नवंबर की, लेकिन 19 नवंबर सुबह तक कंपनी के एम्प्लॉयज ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था। ज्यादातर एम्प्लॉयज कंपनी के एक्चुअली में सैम की साइड पर थे। माइक्रोसॉफ्ट भी यहां पर एक बड़ी अजीब पोजीशन में था क्योंकि उनके पास 49% स्टेक था फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी का, तो वो भी नहीं चाहता था कि यहां पर ये कंपनी बिखर जाए। माइक्रोसॉफ्ट प्रेशर बना रहा था बोर्ड के ऊपर कि वापस सैम को सीईओ बनाया जाए। 19 नवंबर को बोर्ड और सैम के बीच में कुछ नेगोशिएशंस होती हैं जहां पर सैम गेस्ट पास पहनकर ओपन एआई के ऑफिस में जाते हैं। लोगों को लग रहा था शायद सैम वापस सीईओ बन जाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है। अगले दिन ओपन एआई अनाउंस करता है कि पुराने ट्विच के सीईओ एमित शेर नए सीईओ बन गए हैं ओपन एआई के। सेम दिन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला इन्फॉर्म करते हैं कि इनकी कंपनी एक नई एडवांस्ड एआई रिसर्च टीम बनाएगी और सैम और ग्रेग उस टीम को लीड करेंगे। सत्या नडेला की इस मूव की वजह से माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक प्राइस रिकॉर्ड हाई पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये उठने लगता है कि ओपन एआई के जो सीईओ हैं एमित शेर, वो क्या करेंगे? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? क्योंकि खबर में आता है कि कंपनी के 770 एम्प्लॉयज में से 743 ने एक चिट्ठी लिखी है ये कहते हुए कि अगर सैम और ग्रेग वापस नहीं आए हमारी कंपनी में तो हम भी रिजाइन कर देंगे। यानी 90% से ज्यादा एम्प्लॉयज धमकी देते हैं कि वो कंपनी छोड़ देंगे। इस चिट्ठी को साइन करने वाली सबसे पहली मीरा मुराटी खुद होती है और फिर एक ट्वीट्स की बौछार देखने को मिलती है। ढेर सारे एम्प्लॉयज बार बार ट्वीट करते हैं, ओपन एआई इज नथिंग विदाउट इट्स पीपल। ये बात सही है, जब कंपनीज के सीईओ को ही फायर कर दिया जाए और 90% एम्प्लॉयज ही चले गए तो कंपनी किस काम की बची। फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इलिया खुद इस चिट्ठी पर साइन करते हैं और ट्वीट करते हैं। यानी इलिया भी इस बात को रियलाइज कर जाते हैं कि अगर कंपनी ही नहीं बचेगी तो कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस ली जाएंगी। इसका नतीजा ये कि अब 3 को-फाउंडर्स ओपन एआई के एक साइड पर आ जाते हैं, सैम, इलिया और ग्रेग। बाकी 3 इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स अपनी बात पर डटे रहते हैं। लेकिन फिर जो नए सीईओ बने हैं कंपनी के, एमिट, वो भी धमकी देते हैं रिजाइन करने की। वो कहते हैं कि अगर मुझे रीजन नहीं बताया गया कि सैम को क्यों कंपनी से निकाला गया तो मैं भी रिजाइन कर दूंगा। इस सब के बाद ये चीज बड़ी क्लियर थी कि और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो 21 नवंबर को सैम को वापस कंपनी में बुला दिया जाता है और वापस से सैम ओपन एआई के सीईओ बन जाते हैं। एंड में ये तीनों बोर्ड मेंबर्स एक तरफ रह गए थे और दूसरी तरफ थे कंपनी के सीईओ, को-फाउंडर्स और बाकी सारे एम्प्लॉयज। सैम के वापस आने के बाद इन 3 में से 2 बोर्ड मेंबर्स को फायर कर दिया जाता है। सिर्फ एडम डिएंजेलो इकलौते एक्सेप्शन बचते हैं। दोनों औरतें थी बोर्ड मेंबर्स से जाने वाली और 2 नए मेंबर्स ऐड किए जाते हैं बोर्ड पर। ब्रेट टेलर जो कि फॉर्मर को सीईओ रहे हैं सेल्सफोर्स के, और लैरी समर्स जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी रहे। इस नए बोर्ड को सबसे पहला काम दिया गया है कि एक बड़ा बोर्ड अपॉइंट किया जाए जिसमें 9 लोग हों। सैम का इसके बाद ट्वीट आता है कि आई लव ओपन एआई। जो भी मैंने पिछले कुछ दिनों में किया है वो इस टीम को साथ रखने के लिए किया है, अपने मिशन पर आगे चलने के लिए किया है। जब मैंने कहा था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट की नई टीम को ज्वाइन करूंगा तब मुझे लगा था कि वही मेरा रास्ता होगा, लेकिन अब ओपन एआई में वापस आकर मैं खुश हूं और हमारे नए बोर्ड को सत्या का भी सपोर्ट है। सत्या नडेला के पर्सपेक्टिव से ये सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ भी हो यहाँ पर फायदा माइक्रोसॉफ्ट का ही होगा। अगर ओपन एआई कंपनी सर्वाइव नहीं करती तो एक नई डिपार्टमेंट जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही बनाई गई थी उसमें ओपन एआई के ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज होते, सीईओ और को-फाउंडर्स होते, वो वही काम वैसे ही करते रह सकते थे। लेकिन अब जो ओपन एआई कंपनी सर्वाइव कर गई है, उनकी ऑलरेडी अच्छी पार्टनरशिप है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का फायदा है। सत्या नडेला की तरफ से ट्वीट आता है, वी आर इनकरेज्ड बाय द चेंजेस टू द ओपन एआई बोर्ड। हमारा मानना है कि ये पहली स्टेप है और स्टेबल, वेल इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए। यहाँ पर यह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सत्या नडेला खुद ओपन एआई के बोर्ड मेंबर बन जाएंगे। ये कंपनी अभी के लिए पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, आने वाले टाइम में ओपन एआई फॉर प्रॉफिट की राह पर ज्यादा मुड़ जाएगी या फिर अपनी नॉन प्रॉफिट वैल्यूज को अभी भी बरकरार रखेगी, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एजीआई की डेवलपमेंट पर, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन एक चीज जो फॉर श्योर कही जा सकती है वो ये कि एआई कहीं जाने वाला नहीं है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी है और जितनी जल्दी आप इसे इस्तेमाल करना सीखेंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए इस बदलती दुनिया में आगे रहना। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आप अगर समझना चाहते हैं कि दुनिया कैसे बदल रही है एआई के आने से, इस चीज को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।